जुरासिक पार्क से पार्क स्ट्रीट का सफर तो बहुत लंबा है। अगर वहां से शुरू करोगी तो मोबाइल फोन तक पहुंचते पहुंचते 52 एपिसोड का सीरियल बन जाएगा। क्यों ना हम ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से शुरू करें? तो फिर मैं वहां से शुरू करूं? नहीं नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो उससे बहुत पहले से कलकत्ते की आत्मा में बस चुके थे, जब वो 1930 में कलकत्ता के मेयर बने थे। यही नहीं, बतौर कांग्रेस प्रेसिडेंट वे पूरे भारत के दिल और दिमाग में बसते थे और ब्रिटिश सरकार की आंखों में धूल झोंक कर 3-4 बार भेस बदल कर बचना, ये तो पूरा थ्रिलर है। नेताजी के बाद ऐसा अमर सुपर हीरो कलकत्ते को फिर कभी नहीं मिला। अच्छा, तो चलो ये भी बता दो कि कलकत्ते का सबसे बड़ा विलेन कौन है? इस पर तो मैं एक ऐसे विलेन का नाम लूंगा जिसका कोई नाम ही नहीं। नाम ही नहीं? मतलब? 1989 में लगातार 6 महीनों तक आंदोलन की एक ऐसी लहर थी जो अंग्रेजों से संभाले नहीं समझ रही थी। तभी उन्होंने 1905 में तय किया कि बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाए। लॉर्ड कर्जन ने एक चिट्ठी में लिखा था, कलकत्ता षड्यंत्र का एक महाकेंद्र बन गया है, इसे इस सिंहासन से हटाना ही पड़ेगा। अरे याद नहीं, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी इंडियन एसोसिएशन यहीं पर तो बनी थी। फिर यहीं गठित हुई ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिससे आगे चलकर कांग्रेस का जन्म हुआ। तभी तो अंग्रेज सुरेंद्र नाथ को सरेंद्र नॉट बुलाते थे और इसी पुरजोर विरोध के चलते ही तो अंग्रेज बंगाल के टुकड़े करने में असफल रहे। हाँ, तभी तो 6 साल बाद गुस्से में आकर राजधानी को ही बदल डाला। पता है इससे क्या साबित होता है? कि तुम एक बहुत ही प्रभावशाली शहर हो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला शहर। हाँ, जिसे एक दिन मजा के तौर पर जुलूस नगरी के नाम से पुकारा जाएगा, या फिर बीमार नगरी। अरे तो कलकत्ता वालों का लिवर जो है ना, इतना कमजोर है। अजी, ना तो हमारे लिवर में कुछ खराबी है और ना ही हमारे कैंटिलीवर में। हावड़ा ब्रिज एक कैंटिलीवर ब्रिज है ना? ये सन 1943 से इसी तरह खड़ा है, एकदम सही सलामत। ये क्या बात है? तुम्हारे मुंह पर भी कुछ कम कालिक नहीं पड़ी है। उसी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब सैकड़ों लोग तुम्हारी सड़कों पर भूखमरी से तड़प कर मर रहे थे, तब कहाँ थी तुम्हारी विरोधी प्रवृत्ति? जब कलकत्ता वासी सड़कों पर उन मरते हुए लोगों को लांघ कर ऑफिस जाते थे, मौज मस्ती करते थे, इन भूख से बिलखते लोगों की आह को दबाने के लिए अपने घरों के दरवाजे बंद कर ग्रामोफोन पर गाने सुनते थे, तब कहाँ था तुम्हारा विरोध? देखो, मानता हूँ कि जितना करना चाहिए था उतना तो खैर नहीं हो पाया, लेकिन ये भी सच है कि उस दौरान शहर की गली मोहल्ले में मुफ्त रसोई भी खोली गई थी, और वो भूखमरी तो सरकार, राजनीतिज्ञों और आला अफसरों द्वारा रचाई गई थी। स्वयं विंस्टन चर्चिल भी इतने सारे लोगों की मृत्यु की जिम्मेवारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते थे। क्या तुम जानते हो इस अकाल के बारे में उन्होंने क्या कहा था? वैसे ही कम खाने वाले बंगालियों की भूख मजबूत यूनानियों की तुलना में कम गंभीर है। इंसान इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है? ये भी मत भूलना, बिजोन भट्टाचार्य द्वारा रचित अद्भुत नाटक नौबान्नो इसी भूखमरी पर आधारित था और इसका मंचन भी इसी शहर में किया गया था। ये तुमने बिल्कुल सही कहा। इसका श्रेय तो तुम्हें ही जाता है। 1942 में स्थापित इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन वामपंथी कलाकारों का ही संगठन था, जिसने कलकत्ता को न जाने कितने अनमोल रत्न दिए। और सिर्फ नौबान्नो ही क्यों, यहाँ से तो कई यादगार गाने, नाटक और फिल्मों का जन्म हुआ। इसी इप्टा ने ही तो कई जगमगाते हीरे दिए हमें। उत्पल दत्तो, ज्योतिरिंद्रनाथ मोइत्रो, देवव्रत विश्वास, सुनील चौधरी और इन्हीं के भाव शिष्य थे मृणाल सेन। ये दौर कितना प्रेरणादायक था ना। समाज को बदलने के लिए कला को एक हथियार के रूप में उपयोग करके हजारों लोगों को उत्कृष्टता
दृढ़ता और जुनून के साथ प्रेरित किया था एकता मूवमेंट ने। मानो ये एक महान क्रांति का नेतृत्व करने वाले जादुई रथ की तरह था, जो एक अथक यात्रा कर रहा था। 1943 में पड़े अकाल के लगभग 170 वर्ष पहले बंगला सन 1176 में आई भूखमरी भी तो इंसानों की ही देन थी। ब्रिटिश द्वारा रचित भूखमरी वो जनता को बड़ी बर्बरता से निचोड़कर लगान वसूल करते थे। उन्होंने किसानों को अपने धान के खेतों में अफीम और नील बोने के लिए मजबूर किया था। उस समय भी तो मेरे सीने में गिरकर लाखों असहाय लोगों ने जान गंवाई थी और मैं बस चुपचाप देखता रह गया। काश उस समय भी एक आईपीटीए होती। तुम्हारा इतिहास जागते रहने का इतिहास है, लेकिन सोते रहने का भी। अच्छा ये बताओ, 19वीं सदी में जब बंगाली बाबू लोग अपनी पालतू बिल्लियों की शादी में बेशुमार धन बर्बाद कर रहे थे या गुलाब जल में स्नान कर रहे थे, तब तुम किस हालत में थे जनाब? आधी नींद में या ऊँघते हुए? কোথায় গেলি আমারে ফ্রড করে, রাম কৃষ্ণ কোথায় গেলি? I am sorry, very sorry, I am sorry, very sorry আমার। जी में एक शानदार दुर्गा पूजा का भी आयोजन किया था। अच्छा? उसी के चलते ही तो हमारे कैलेंडर में दुर्गा पूजा को इतना महत्वपूर्ण स्थान मिला। क्या बात करते हो? दुर्गा पूजा की शुरुआत उसी व्यक्ति ने की जिसने बंगाल को अंग्रेज बदतर हो गई। राम मोहन राय ने सतीदाह प्रथा बंद जरूर करवाई थी, लेकिन इतना बड़ा काम क्या वो अकेले कर सकते थे? यदि लॉर्ड बेंटिंक उनकी सहायता न करते सो तो ठीक। क्या माइकल मधुसूदन दत्त बंगला काव्य का रुख बदल सकते अगर उन पर मिल्टन का प्रभाव न पड़ता? क्या बंकिम चंद्र बंगला में पहला उपन्यास लिख पाते अगर उन्होंने वॉल्टर स्कॉट न पढ़ा होता? बिल्कुल सही। क्या ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह का प्रचलन शुरू कर पाते यदि उन्हें अंग्रेजों का सहयोग नहीं मिलता? कि क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? तुम कैसे भूल गए कि शहीद खुदीराम बोस के पार्थिव शरीर पर फूलों की वर्षा करने के लिए हजारों लोगों ने तुम्हारी सड़कों पर लाइन लगाई थी। तुम्हारे राइटर्स बिल्डिंग के अत्याचारी ब्रिटिश अफसर को गोली मारने के बाद विनय बादल नीरीश ने आत्महत्या की थी। और हाँ, तुम्हारे एक प्रसिद्ध बैरिस्टर चित्तरंजन दास, वही जिनके कपड़े पेरिस से धुलकर आते थे, उन्होंने भी तो अपने सारे यूरोपियन कपड़ों को जलाकर खादी पहनना शुरू कर दिया था। और जिस व्यक्ति को उन्होंने अलीपुर बमबारी मामले में 1957 में हुई थी, उसके ठीक 50 साल बाद 1907 में उन्होंने इसकी कमान संभाली और पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका एक नया रूप दे डाला। वो थे सर आशुतोष मुखोपाध्याय। और बब्बर शेख दृष्टिकोण है, उतने ही रास्ते हैं। उन्होंने न केवल सर्वधर्म समभाव की बात की, बल्कि कलकत्ता के जीवन दर्शन के बारे में भी बताया। रविंद्रनाथ टैगोर को भी कुछ कम नहीं सहना पड़ा। उन्हें तो ये भी कहा गया था कि उनकी सभी लेखनी अस्पष्ट है और उन्होंने बिल्कुल बेतुके उद्देश्यों को लेकर शांति निकेतन की स्थापना की है। परंतु उनको मिले नोबेल पुरस्कार आज भी मेरी गौरव गाथा की पहली पंक्ति है। 1911 में भारत की राजधानी के दर्जे से भले ही मुझे विस्थापित कर दिया गया, लेकिन उसके सिर्फ 2 साल बाद ही मेरे सिर पर एक ऐसा ताज पहनाया गया जिसकी चमक कभी भी कम नहीं होने वाली। नोबेल कमेटी ने घोषणा की, रविंद्रनाथ टैगोर को उनके गहरे, संवेदनशील, ताजा और सुंदर कविता के कारण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। बिल्कुल। क्या तुम एक ही शहर से 6 नोबेल पुरस्कार विजेताओं की कल्पना कर सकते हो? और वो भी 5 अलग अलग क्षेत्रों में। 1909 में रोनाल्ड रॉस को नोबेल प्राइज मिला चिकित्सा विद्या के लिए। 1930 में फिजिक्स के लिए नोबेल मिला सीवी रमन को। 1979 में
मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल मिला इकोनॉमिक्स के लिए और 2019 में अभिजीत विनायक बंदोपाध्याय को 1979 की अफवाह भी कुछ कम नहीं थी कि अमेरिका द्वारा भेजा गया सैटेलाइट स्काईलैब कभी भी टूटकर गिर पड़ेगा। लोगों का बस चलता तो वो आसमान की ओर देखते हुए ही सड़क पर चलते। कोई कोई तो पूरा दिन हेलमेट पहनकर ही घूमते थे। हाँ, स्काईलैब के कुछ टुकड़े गिरे जरूर थे, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया था, पर्थ और उसके आसपास के कुछ अन्य जगहों पर। कलकत्ता से उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। निकटतम गणेश जी को दूध पिलाया जाए, मानो अगर वे इस मिरेकल को देखने से चूक गए तो उनके पुण्य का जो कोटा है ना, वो कम हो जाएगा। इसे ही कहते हैं डिरोजियो का फैंटम पंच। तुम उसे जानती हो? तुम्हारे से काफी पहले एक 17 साल का एंग्लो इंडियन लड़का जो हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी का शिक्षक था, जिसने अपने छात्रों से कहा, तर्क करो, मान्य करो, अपने तर्क का उपयोग करो, परंपरा को चुनौती दो। और उसके लगभग सभी छात्र, उन्हें शिष्य कहना बेहतर है, जो दूर दूर तक यंग बंगाल के रूप में फैल जाते हैं और जुट जाते हैं समाज को सुधारने की कोशिश में। ये सब भी तो यहीं पर हुआ था ना। मुझे अच्छे से याद है किस प्रकार उन युवाओं ने रूढ़िवादी ब्राह्मणों को झकझोर कर समाज को सुधारने की कोशिश की। 70 के दशक में एक और युवा दल ने हिंसापूर्ण नक्सल आंदोलन के माध्यम से ठीक उसी प्रकार सिस्टम पर प्रचंड प्रहार करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार बम और गोलियों से समाज सुधार की इस प्रक्रिया का प्रशासनिक जवाब भी बहुत जोरदार था, क्योंकि तब तक राजनैतिक परिस्थिति काफी जटिल हो चुकी थी। वो एक भयानक दौर था। रात भर बम के विस्फोटों और पुलिस जीपों की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी और सुबह होते ही नजर आती थी गंगा के तट पर बहते हुए न जाने कितने प्रतिभाशाली युवकों की लाशें। गर्म जवान खून के धब्बों से तुम्हारा शरीर उस दिन लाल हो गया था। विचारधारा और परंपरा खो गए थे एक नए मुखौटे के पीछे। तो बहुत नक्सल आंदोलन किसी के लिए आतंक का कारण बना तो किसी के लिए रोमांटिक नॉस्टैल्जिया। चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन, इस स्लोगन को लेकर कुछ लोग मुंह बनाकर मंद मंद मुस्कुराते भी थे। पर मुझे बताओ, क्या कोई यहाँ रहकर चीन के नेता से प्रभावित नहीं हो सकता? क्या कलकत्ता विश्व नागरिकता का केंद्र नहीं? हाँ, यहाँ मैं तुमसे बिल्कुल सहमत हूँ। अकेला हिंदू कॉलेज ही इस बात का एक शक्तिशाली प्रमाण है। अंग्रेजी भाषा सीखनी है, पाश्चात्य संस्कृति को समझना है और उसे अपनी संस्कृति के साथ जोड़ना है। इन सिद्धांतों को लेकर, इन उद्देश्यों को लेकर भारत के अन्य किसी प्रांत में इस प्रकार का एक स्कूल स्थापित करना शायद नामुमकिन था। 1817 में अंग्रेजों और बंगालियों ने मिलकर एक ऐसा काम किया जो ना किया होता तो शायद बंगाल रेनेसा नहीं होता। हाँ बिल्कुल, मगर बंगाल रेनेसा का सोचता हूँ तो वाकई विश्वास नहीं होता। अकेले ठाकुर परिवार को ही देख लो, ऐसा लगता है मानो 10-10 प्रतिभाशाली व्यक्तियों के गुण उनके परिवार के एक एक सदस्य में भर दिए गए हो। द्विजेंद्र नाथ ठाकुर, जिन्होंने संस्कृत से बांग्ला में मेघदूतम का अनुवाद किया, बांग्ला में दर्शन शास्त्र पर किताबें लिखी, आशुलिपि के बांग्ला संस्करण में सुधार किया और यहाँ तक कि बक्से बनाने पर भी एक किताब लिख डाली। सत्येंद्र नाथ ठाकुर ये प्रथम भारतीय IAS थे और उस जमाने में अपनी पत्नी को अपने साथ विदेश लेकर गए। अच्छा? ज्योतिरेंद्र नाथ ठाकुर एक श्रेष्ठ चित्रकार, नाट्यकार, निर्देशक और अभिनेता थे। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तो सिर्फ 3 घंटों में डिक्टेशन देकर ब्राह्मो धर्म पर पूरी किताब ही लिख डाली। गगनेंद्र नाथ ठाकुर एक असाधारण चित्रकार थे। वो कार्टून बनाने के साथ साथ क्यूबिस्ट पेंटिंग भी बनाते रहे। क्या बात है। और अवनींद्र नाथ के चित्र और कहानियां दोनों ही बंगाली संस्कृति का खजाना माने जाते हैं।
मैं तो रॉय परिवार से भी बहुत प्रभावित हूँ। उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी एक ओर वायलिन बजा रहे थे और दूसरी ओर बांग्ला में बाल साहित्य की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। उन्होंने बच्चों के लिए एक पत्रिका प्रकाशित की और उनके आविष्कार ने हाफ टोन प्रिंटिंग में क्रांति ला दी। उनके बेटे सुकुमार राय ने अपने हास्य छंद और गद्य से सभी को चौंका दिया। उनकी नॉनसेंस क्लब की बैठकों में प्लेटो से लेकर तुर्गेनेव तक सभी पर गंभीर चर्चा होती थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर सुबह पूर्व और पश्चिम दुनिया की सारी बेहतरीन चीजों को एक गिलास में घोलकर पी जाते थे। सिंथेसिस करने की ये क्षमता तो हमारे अंदर हमेशा से रही है ना। 1835 में पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान से स्थानीय लोगों को शिक्षित करने के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। फिर बाद में नृत्य कलाकार उदय शंकर ने रूसी नृत्यांगना आना पावलोवा के साथ मिलाया और पेश किया विश्वविख्यात बैले राधा कृष्ण। 1955 में सुकुमार राय के बेटे सत्यजीत राय ने अकेले ही अपने पौधे पांचाली के जरिए भारतीय सिनेमा में न्यू वेव शैली की शुरुआत की। वो हमेशा कहते थे कि हॉलीवुड फिल्में देखे बिना वो कभी भी फिल्म निर्माण का अपना व्याकरण नहीं बना सकते थे, जबकि विदेशियों को उनके सिनेमा में हमेशा शुद्ध भारतीयता की ही झलक मिलती थी। गृहधन करना, आत्मसात करना और अवशोषित करने की ये क्षमता तो मेरी रग रग में दौड़ती है। बिल्कुल सही। सत्यजीत राय lovely.